नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। युद्ध समाप्त होने के 40 घंटे के भीतर युद्ध दोबारा शुरू होने की आशंका गहरा गई है और यह आशंका पूरी दुनिया में गहरा गई है। जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान आने लगे तो आप समझिए कि मामला गंभीर है। 40 दिन के युद्ध में भी बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिएक्शन नहीं था, लेकिन पिछले 40 घंटे में नेतन्याहू ने जो नरक मचाया है, जिस तरह से नरसंहार किया है लेबनान में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है कि सीज फायर में लेबनान को शामिल करो। इसी बीच ये खबर आ रही है, उस खबर की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में लगातार अपडेट देने वाले जो एक्स यूजर हैं, वहां पर ये खबर आने लगी है कि 1 PM ET यानी जो IST में अगर उसमें टाइम में उसको कन्वर्ट आप करेंगे तो भारत के समय के अनुसार रात के 10:30 बजे ट्रंप कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने आ सकते हैं और चर्चा है सीज फायर रद्द करने के ऐलान की। इसको इस बारे में जो चर्चा है, उस चर्चा पर मुहर लगेगी नहीं लगेगी ये तो 10:30 बजे के बाद तय हो जाएगा, रात में तय हो जाएगा किसी भी वक्त। वो रोज का काम है कैमरे पे आकर के ज्ञान बांटना ट्रंप का। लेकिन सीज फायर रद्द हुआ तो युद्ध का जो सेकंड पार्ट होगा, क्या वो पहले से भी ज्यादा भयावह होगा? बड़ी मुश्किल से दुनिया ने सांस लेना शुरू किया था, क्योंकि ईरान की तरफ से चर्चा है कि वार्ताकार होंगे गालिबाफ या विदेश मंत्री अरागची। गालिबाफ का स्टेटमेंट अभी आपको दिखाऊंगा, वो भयंकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने तो कह दिया है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हम लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेबनान इन मक्कारों जैसे छोड़ना है ईरान के इस मामले में, तो भाई हम तो कायल हैं, जुबान का पक्का। ये इजराइल नेतन्याहू इनके जैसा मक्कार नहीं है बिल्कुल भी ईरान। तो ईरान ने साफ कह दिया कि हम लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेबनान के साथ हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। और ट्रिगर पर है हमारी उंगलियां, यानी ट्रिगर पर वो गोलियां नहीं, वो मिसाइल चलाते हैं जैसे लोग गोलियां चलाते हैं, यानी मिसाइलें तैयार हैं। आखिर ये जिद क्यों है नेतन्याहू को, दुनिया का सबसे बड़ा विलेन? क्यों जिद है दुनिया को नर्क बनाने की? मैं आपको खबरें दिखाऊं, फिर भावुक के साथ हम आपको ले चलेंगे, भावुक को जोड़ेंगे। जिस हिस्से पर हमने बहुत गंभीर चर्चा की थी वो पूरा हिस्सा ले आएंगे। इसी विषय पर गंभीर बातचीत थी। देखिए आप, ब्रेकिंग ये है, ट्रंप विल मेक एन इमरजेंसी ईरान रिलेटेड अनाउंसमेंट टुडे एट 1 PM ET। ईरान से जुड़ा हुआ एक बड़ा ऐलान ट्रंप आज जो है आपातकालीन इमरजेंसी में वो करेंगे, 1 PM ET यानी रात 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार। रिपोर्ट्स expect him to cancel the ceasefire with Iran after the latest Israel Lebanon strikes। जो इजराइल लेबनान का संघर्ष है, इसको ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ट्रंप सीज फायर को रद्द करने का ऐलान कर सकते हैं। इफ ट्रू, अगर ये सच है, दिस वुड बी रियली बैड फॉर मार्केट्स। ये मार्केट की खाली चिंता कर रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी के लिए दिस वुड बी रियली बैड नहीं, दिस वुड बी वर्स्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ये वर्स्ट होगा ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। ये सच न हो तो अच्छा है, लेकिन हालात जिधर जा रहे हैं, ट्रंप के भरोसे ही नहीं रहेगी दुनिया कि वो ऐलान करेगा नहीं करेगा। ईरान भी एक्शन में आ सकता है। आपको मैं आगे ले चलूं, कुछ चीजें और देखिए, क्योंकि ईरान का क्रोध बढ़ रहा है, उसके सब्र का पैमाना छलक रहा है। ये सामने आपके ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान का पोस्ट है, और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 घंटे पहले का है। 1 घंटे क्या उन्होंने किया, मैं हिंदी में बता दूं। लेबनान के खिलाफ जायोनी शासन द्वारा नए सिरे से की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे कृत्य
छल और असहयोग का संकेत देते हैं, जिसे अक्सर मैं मक्कारी कहता हूँ, छल और असहयोग का संकेत देते हैं, जिससे वार्ता निरर्थक हो जाती है। हम अभी भी निर्णायक भूमिका में हैं। ये वही आवर हैंड्स रिमेन ऑन द ट्रिगर को हिंदी में अभी हम निर्णायक भूमिका में हैं, उसको अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो वही लाइन है, आवर हैंड्स रिमेन्स ऑन द ट्रिगर, मतलब हम तैयार हैं। ईरान विल नेवर forsake द इट्स लेबनीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ईरान अपने लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा अकेला। चलिए आगे चलिए, ये तो राष्ट्रपति थे। अब स्पीकर गालिबाफ, गालिबाफ क्या लिखते हैं वो देखिए। इन्होंने 3 पॉइंट लिखा है, 3 पॉइंट में, लेबनान एंड द इंटायर रेजिस्टेंस एक्सिस एज ईरान अलाइज form an inseparable part of the ceasefire. Point 1 10 पॉइंट प्रपोजल, 10 पॉइंट प्रपोजल में 1 नंबर पॉइंट, और ये वार्ताकार हो सकते हैं, इसलिए इनका महत्वपूर्ण है कि जो भी लेबनान और जो एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस जो है ईरान का, कई बार इसकी चर्चा हम युद्ध काल में किए, वो इराक के मिलिशिया से लेकर के और लेबनान में हिजबुल्ला, यमन हूती और फिलिस्तीन हमास, ये सारे को रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, या रेजिस्टेंस एक्सिस बोलते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि ये इनसेपरेबल है, ये मतलब इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, और ये सब सीज फायर के पार्ट हैं। पीएम शहबाज शरीफ पब्लिकली एंड क्लियरली स्ट्रेस्ड दैट द लेबनान इशू देयर इज नो रूम फॉर डिनायल एंड बैक ट्रैकिंग। शहबाज शरीफ का पोस्ट, वो तो हम 2 दिन से दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर उसमें था कि लेबनान का तो नाम लिखा था बकायदे। अब जो है आप इससे डिनायल, मतलब इसको नकारना या पीछे जाना, ये बिल्कुल भी इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा पॉइंट, सीज फायर वायलेशंस कैरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। ये जो है सीज फायर का उल्लंघन, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका जोरदार, मतलब जोरदार जवाब दिया जाएगा। ये जो है, जो युद्ध है, इसको तत्काल लेबनान में रोका जाना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ, बिना कोई घुमाए फिराए। बस भाव वाला ले आइएगा, मैं एक और आपको दिखा दूं। ये युद्ध की आशंका, ये हम हवा में नहीं बातें करते। ये जैसे ही सीज फायर हुआ था, ये आपको जो दिख रहा है, ये ब्रेंट क्रूड का है, क्रूड ऑयल के रेट हैं। जैसे ही सीज फायर हुआ था, ये देखिए कहां पर आ गया था, ये कहां पहुंच गया था। ये पहुंच गया था 91 के आसपास, 91 से भी नीचे 90 के पास पहुंच गया था। आप नीचे बिल्कुल देखिए, 90 के पास पहुंच गया था क्रूड का जो है प्रति बैरल रेट, $91 के पास पहुंच गया था। और कुल ये अभी 40 घंटे हुए, इसी में फिर ये कहाँ कूद के जा रहा है, देखिए ये 100 के करीब फिर पहुंच चुका है, 99 पार कर चुका है, और ये 100 के करीब अब जा चुका है। अगर मैं इसको, आप स्क्रीन पर रखिए, मैं अगर लेटेस्ट होगा तो मैं लेटेस्ट भी जो है एक बार देख करके आपको बता दूंगा कि अभी का क्या है कंडीशन, अभी क्या रेट चल रहे हैं। ये 100 के करीब, जब अभी हमने स्क्रीनशॉट निकाला था तो 100 के करीब था, ये फिर 100 के करीब जो है जाता नजर आ रहा है, फिर 100 के करीब जाता नजर आ रहा है। चलिए आगे चलिए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सुनना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान सुनवाइए, फिर सीधा भाव के साथ डिस्कशन पर और खबरों के साथ चले जाएंगे हम। सुनवाइए जरा। That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. बिल्कुल साफ है, कुछ घुमा फिरा के नहीं है। इनका कहना है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज हैं, इनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार का मानना है कि यह संघर्ष विराम लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। हम इस क्षेत्र में शांति देखना चाहते हैं।
बस अब अगली खबर पे आ जाइए, भाव के साथ फिर आगे चर्चा बढ़ाएं। अगली खबर पे आइए, तुरंत लाइए। युद्ध विराम बेअसर, लेबनान में इजरायली हमले जारी, क्या अमेरिका ईरान सीज फायर में कांटा बन गया इजराइल? कांटा बना नहीं है, कांटा चुभ गया है। बनने और चुभने का अंतर, चुभ चुका है ये कांटा। इजरायली हमलों में लेबनान में 250 मौतों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद किया। जरा दिखाइए खबर। अरागची ने लिखा है 250 मौतें जब हुई वहां पर 254, तो उसके बाद एक्स पर अरागची ने लिखा, उस सीज फायर पर साइन किया था, अमेरिका को फैसला करना होगा या तो सीज फायर या फिर इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दुनिया लेबनान में हो रही हत्याओं को देख रही है, अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अभी अमेरिका के पाले में गेंद गई है तो क्या कर रहा है उसको भी दिखाते हैं आगे आपको। आगे बढ़िए। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान पर हमले रुक नहीं जाते तब तक यह रास्ता बंद रहेगा, होर्मुज जो बंद किया। फिर इससे पहले सीज फायर में ईरान ने इस जलडमरू मध्य को 2 हफ्तों के लिए खोलने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब उसे फिर बंद कर दिया गया है। होर्मुज स्ट्रेट को फिर बंद कर दिया गया। सीज फायर या इजराइल के जरिए जंग, अमेरिका को एक चुनना होगा, ईरान ने साफ कर दी लकीर। जो अरागची ने लिखा कि या तो सीज फायर है तो सीज फायर रहे, और नहीं तो ये इजराइल के जरिए जंग लड़ना है तो फिर जंग ही लड़ लो, तय कर लो। आगे चलिए। तो रद्द कर देंगे सीज फायर, ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त। अब सब अभी आगे आते हैं। सबसे बड़ी शर्त लेबनान बंद करना है, और उसके साथ एक और भी, क्योंकि ये धोखेबाजों का जो रवैया है वो फिर से है ईरान पर हमले का। अभी तो लेबनान में घुस रहे हैं, लेकिन ईरान पर भी हमला कभी भी कर सकते हैं। हवाई सीमा में घुसा विदेशी विमान तो टूटेगा सीज फायर। ईरान ने यूएस इजराइल को दिया आखिरी अल्टीमेटम। अब इसके आगे की कहानी जरा एक और लाइए, अगला आगे बढ़िए जरा। ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, हम टैरिफ सैंक्शन में राहत की बात करेंगे, ट्रंप ने बोला है। कल जो 10 पॉइंट था, जिस 10 पॉइंट पर सहमति बनी थी कि हाँ सीज फायर करते हैं, इस 10 पॉइंट पर हम बात करेंगे। आज कह रहा है कि सिर्फ हम सैंक्शंस और टैरिफ में राहत की बात करेंगे। 24 घंटे में ही इस आदमी का, अच्छा इसके बात और जुबान बदलने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं। 24 घंटे में ये फिर आ गया अपने ही औकात पर, जो इसकी असलियत है। आगे चलिए, आगे आइए। सीज फायर लेबनान के लिए नहीं, देखिए एक लेवल पे नहीं है, एक साथ अमेरिका में जो इसका पूरा गिरोह है एक साथ लग गया। सीज फायर लेबनान के लिए नहीं, ईरान से समझने में हुई है गलती, युद्ध पर बोले जेडी वांस। ये जेडी वांस आएंगे बिचौलिया बन के, मतलब वो जो है वार्ताकार बन के इस्लामाबाद। जब ये आदमी ये कह रहा है ईरान से समझने में कैसे गलती हुई, शहबाज शरीफ के पोस्ट को रिपोस्ट करके आपने सीज फायर पर मुहर लगाई। मतलब इतना नॉनसेंस बोलते हैं। कल हमने जो दूसरा कार्यक्रम किया था उसमें शहबाज शरीफ का पोस्ट पूरा पढ़ के बताया था, और आज हम फिर पढ़ेंगे, उसको जरा लगा दीजिएगा भैया। जो शहबाज शरीफ का ट्वीट था उसको लगा दीजिएगा, वो जरूर एक बार दिखाएंगे कि कैसे पूरी दुनिया के सामने जो है, दुनिया के आंखों में धूल झोंक रहे हैं सब, और दुनिया फिर भी खामोश है। या तो दुनिया मजे ले रही है, या तो अमेरिका के पंगे में नहीं पड़ना चाहती। जरा आगे चलिए और आगे बढ़िए। अगला ये देखिए, क्लैश रिपोर्ट है, शट आउट ऑफ यूएस ईरान पीस टॉक, इजराइल इज हेवीली स्ट्राइकिंग लेबनान, at least 254 people has been killed and over thousands wounded, with some estimates putting the death toll cross to 300 just since yesterday। सिर्फ कल से जो इजराइल ने लेबनान में हमले किए हैं 254 की तो कंफर्मेशन पुष्टि है, लेकिन जो है कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक 300 से ज्यादा लोग, कल से आज तक 300 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा घायल हैं। बाय रिलेंटलेसली अटैकिंग लेबनान विदाउट distinguishing between military and civilian targets, Israel seems to be deliberately trying
to force Iran to retaliate and become the party that violates the ceasefire. ये देखिए खेल बड़ा क्लियर लिखा है कि ये कोशिश है कि सिविलियन एरिया को मिलिट्री और सिविलियन एरिया में भी फर्क नहीं कर रहा है लेबनान में, लगातार टारगेट करे और इतना टारगेट करे नेतन्याहू कि ईरान जो है वो रिटेलिएट करने के लिए मजबूर हो जाए, ईरान पर जो है एक बार ईरान हमला कर दे और जैसे ही ईरान हमला करे ये तुरंत चीख करके बताएंगे देखो सीज फायर का वायलेशन किसने किया, ईरान ने किया। लेकिन किसको बताएंगे? अगर लोग देख करके खुद को मूर्ख साबित करना चाहते हैं, मूर्ख बने रहना चाहते हैं तो उनको क्या बताना है? वैसे ही कह दो सीज फायर वायलेशन कर दिया, वैसे बोल दो, मान लेगी दुनिया। जब दुनिया को ऐसे ही मानना है, दुनिया देख नहीं रही क्या? आगे चलिए जरा, आगे देखिए तबाही, देखिए ये देखिए लेबनान में तबाही, 300 लोगों की मौत छोटी मोटी बात है, 300। आगे चलिए जरा, 24 घंटे के अंदर। The Strait of Hormuz may be included in US-Iran ceasefire, but in practice it is still barely functioning. No oil or gas tankers have passed through since the agreement, and only a handful of cargo ships have crossed. कोई इसमें तेल और गैस का टैंकर नहीं निकला है जब से एग्रीमेंट हुआ है। Even where passage might be possible, most shipping companies remain cautious and are avoiding the route. ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। उसने बंद किया वो अलग, बंद करने के पहले भी जो 2-4 घंटा था, न कोई तेल न कोई गैस, कोई जहाज नहीं निकली। ऑयल कंपनी, यही होर्मुज स्ट्रेट है, सन्नाटा पड़ा हुआ है अभी भी। और अब तो ईरान ने फिर बंद ही कर दिया है कि लेबनान पर हमले नहीं रोकोगे तो ये बंद रहेगा। आगे चलिए जरा, अब एक और दिखा के फिर चलते हैं भाव के पास। जरा इसको देखिए, शहबाज पे फिर हम चर्चा आगे करेंगे, उसको दिखाएंगे। ये भाव जरा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, कल डोनाल्ड ट्रंप और आज का डोनाल्ड ट्रंप, दोनों का फर्क देखिए। कल रिकंस्ट्रक्शन ईरान का करवा रहा था और गोल्डन एज फॉर मिडिल ईस्ट कह रहा था कि अब ये गोल्डन एज मिडिल ईस्ट के लिए हो सकता है। आज क्या कर रहा है? All US ships, aircrafts, and military personnel will with additional ammunition, weaponry, and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and destruction of an already substantially degraded enemy will remain in place in and around Iran until such time as the real agreement reached is fully complied with. ये कह रहा है कि जितने अमेरिकी जहाज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, एडिशनल अतिरिक्त हथियार, वेपनरी, इस सब के साथ ये लीथल प्रोसिक्यूशन जो है के लिए, मतलब बिल्कुल लीथल, घातक जो है उनको सजा देने के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए ये उस क्षेत्र में तब तक रहेंगे जब तक रियल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। If for any reason it is not, अगर किसी भी वजह से नहीं हुआ, which is highly unlikely, then the Sudin stars bigger and better than stronger than anyone has ever seen before. सुनिए, जैसा कभी किसी ने नहीं देखा है वैसा उतना भयावह, बड़ा और अच्छा वो काम ये करने वाले हैं। It was agreed a long time ago, and despite all of the fake rhetoric of the contrary, no nuclear weapon and the Strait of Hormuz will be open and safe. No nuclear weapon and Strait of Hormuz will be open and safe. न न्यूक्लियर वेपन होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुला और सुरक्षित होगा। In the meantime, our great military is loading up and resting. इस बीच में इनकी मिलिट्री और ज्यादा तैयार हो रही है और आराम कर रही है। लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली टू इट्स नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट, अमेरिका इज बैक। ये इसका 24 घंटे के भीतर का तेवर है। आगे चलिए, इतने नहीं है, आगे एक और लाइए। ये देखिए, उस एग्रीमेंट की नींव पर ही ये झूठ बोल रहा है। द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स एंड फेक न्यूज CNN each reported a totally fake 10-point plan on the Iran negotiations, which was meant to discredit the people involved in the peace process.
All 10 points were a made up hoax. Evil losers make America great again. न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन इन दोनों के साथ गाली गलौज ये बदतमीजी करते हुए ये 10 पॉइंट प्लान को नकार रहा है और कह रहा है कि ये जो पीस में शामिल लोग हैं उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। हटा दीजिए बाबू। ये आशीष, सी ये फाइव 24 घंटे में यू टर्न लिया, बहुत टाइम लिया इस आदमी ने। इसका रिकॉर्ड तो इसको, मुझे तो लग रहा था कि आधा एक घंटे में यू टर्न लेगा ये। कल 10 पॉइंट का प्रपोजल मिला, ये खुद ही इसके ट्वीट में कहता है कि 10 पॉइंट का प्रपोजल मिला है। वो 10 पॉइंट कौन से है ये ईरान ने बताया, वो 10 पॉइंट कौन से है ये पाकिस्तान के पास से आए। अब ये कहता है कि न्यूयॉर्क टाइम और सीएनएन झूठ बोलते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं, तो कौन से 10 पॉइंट मिले ईरान से तुम बता दो, तुम बता दो। बात तो 10 पॉइंट की चल रही। यदि न्यूयॉर्क टाइम्स और ईरान ने फेक बताए तो तुम्हारे 10 पॉइंट बता दो कि ईरान ने हमको ये भेजा। ईरान ने क्या भेजा? ये ईरान के हर एम्बेसी ने अपने अपने देश में जहां जहां एम्बेसडर है उन्होंने वहां ट्वीट किया, और उसको आपको बताने के लिए इतना टाइम लगा कि ईरान के फेक है। ये तो कल ही चालू हो गया था कि क्या पॉइंट है। कल ही आपके सांसद आपको बोल रहे थे कि ये सरेंडर है आपका। कल ही आपके सांसद सब बोल रहे थे कि ये जो कर रहे हो ये क्या क्या किसको पूछ के किया। आपने इजराइल इसमें पार्ट है बताया। इजराइल का ट्वीट आता है कि इजराइल बोला कि ये पूरा हमको घर पूछे ही किया है। कौन सच है इसमें? झूठ तो ये लगातार यही बोल रहा है। ईरान ने 10 पॉइंट दिए। ईरान के स्पीकर ने बाकायदा बोला है मार्केट मीडिया में। उन्होंने कहा हमने जो 10 पॉइंट दिए उनमें से 3 पॉइंट तो इन्होंने वैसे ही वायलेट कर दिए हैं। ये कौन सा 10 पॉइंट पे रहेगा? बोले हमारे 10 पॉइंट में भी था कि आप हुती, हमास और हिजबुल्ला के साथ भी अटैक बंद करोगी। आप तो अटैक चालू करते हो। इजराइल करता है कि पाकिस्तान क्रेडिटेबल नहीं है। यदि पाकिस्तान क्रेडिटेबल नहीं है तो पाकिस्तान को धन्यवाद क्यों दे रहा है ट्रंप राष्ट्रपति? क्रेडिटेबल नहीं है तो धन्यवाद क्यों दे रहा है? पहले आपस में तो तय करो कौन क्रेडिटेबल है कौन क्रेडिटेबल नहीं है। कहीं तो एक स्टैंड लेना होगा ना आपको। युद्ध चल रहा है, मजाक थोड़ी चल रहा है। ये व्हाइट हाउस का खाने का मेन्यू थोड़ी है कि चलो 2 आइटम बढ़ा दो, अच्छा 2 कम कर दो, अरे परसों के दिन बोला था अच्छा ये मत रखो। ये थोड़ी है भाई। यहां पूरा विश्व स्टेक पे लगा है। महंगाई की मार पूरा विश्व झेल रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है इन बम्बार्डिंग से। ऐसा ही चलता रहा तो क्या हम क्या आइस एज में चले जाएंगे? ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। इसके पर्यावरण के पहलू को किसी ने ध्यान रखा है? कल धन्यवाद देते हैं 10 पॉइंट के लिए। हमारी निगोशिएशन बहुत अच्छी चली। आफ्टर पॉजिटिव निगोशिएशन वी हैव डिसाइडेड टू कम टू द फाइनल ड्राफ्ट, सो वी नीड 2 वीक्स। तो कौन से 10 पॉइंट पे आप निगोशिएट कर रहे थे और जिसमें फाइनल हो रहा था? आप वो 10 पॉइंट बताइए मार्केट में। ईरान ने अपने 10 पॉइंट बता दीजिए। दिस इज द टाइम दैट यू शुड स्पेल आउट योर 10 पॉइंट्स। आप फंस गए। अब जब आपको आपका देशी गाली दे रहा है तो आप रेक्टिफाई हो गए। इजराइल ने फिर टाइट किया। इज व्हाइट हाउस कंट्रोल्ड बाय इजराइल? नेतन्याहू नचा रहा है बंदर जैसा इसको। नेतन्याहू ने कहा कि हम लेबनान में साथ में नहीं है। पाकिस्तान ने यह ट्वीट किया था कि लेबनान इज अ पार्ट। उसके बाद आपको 24 घंटे क्यों लगते हैं ये मना करने के लिए? आप उस ट्वीट के तुरंत बाद कहते कि नहीं नहीं नहीं, लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आप चुप क्यों रहे? आप बधाई संदेश दे रहे थे। आपका व्हाइट हाउस का सारे आपके मंत्री जो है वो एक पे ट्वीट कर रहे थे कि साहब के महान नेतृत्व में इतना पीस प्रोग्राम शुरू हो गया है और देश को विश्व को एक नई दिशा मिल रही है। आप उसी में लग रहे थे। इजराइल ने कहा कि हमने सबसे पहले इजराइल ने इंग्लिश में दिया, जो इजराइल हमेशा हिब्रू में लिख देता है। इजराइल पहली बार उसने स्टेटमेंट इंग्लिश में रिलीज करवाया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और व्हाइट हाउस के लिए।
कि लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ इट। उसके रिलीज करने के 18 घंटे बाद आप कहते हो कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। क्या इसके बीच में नेतन्याहू ने आपको धमकाया? क्या आपको अपने औकात पे बताई ताकि फिर तुम वही इजराइल जो चाहता वही करो? इजराइल ये युद्ध बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये युद्ध बंद हो जाएगा तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर खत्म है, वो जेल में जाएगा। वो अपने सेफ्टी के लिए ये युद्ध बनाए रखना चाहता है। ट्रंप अपने अमेरिका में ग्रेट अगेन और डॉलर के बचाव के लिए युद्ध रखना चाहता है। हर एक का अपना स्वार्थ है। ईरान तो अपनी सार्वभौमता के लिए लड़ रहा है। ईरान तो किसी और के तेल के कुएं पे कंट्रोल नहीं करना चाहता। ईरान तो नहीं बोलता कि एक बार मिडिल ईस्ट में ये सब चले जाए तो इसके बाद मैं हमला करूंगा और मैं सबको कब्जा करूंगा। तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो कहीं एक तथ्य पे तो आना पड़ेगा। ये तो बात किसी ने नहीं कही थी कि आप अभी चले जाओ। भाई आपको तो जब तक ये एग्रीमेंट नहीं होता तब तक ईरान ने भी कहा था कि 2 वीक का सीज फायर है, लेकिन हमारा उंगली ट्रिगर पे है। उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने भी घर में सो रहे हैं। तुमने भी अपने शिप नहीं निकाले, बिल्कुल तुम्हारे शिप भी वही होंगे, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। एग्रीमेंट का फाइनल ड्राफ्ट होना है, लेकिन एग्रीमेंट के फाइनल ड्राफ्ट का जो बेस है 10 पॉइंट का, वो 10 पॉइंट किसके है? आपके है, ईरान के है, इजराइल के है, पाकिस्तान के है, मिडिल ईस्ट के है। किसी को तो बोलना चाहिए। इस सीज फायर में 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी ईरान है, एक पार्टी अमेरिका है। ईरान ने अपने 10 पॉइंट बता दिए, आप अपने 10 पॉइंट बता दो। और यदि मिसमैच होते हैं तो फिर पॉजिटिव मीटिंग्स काय पे हो रही थी, जिसके लिए 2 वीक का सीज फायर किया। आप ही, हमारा कोई इसमें सवाल, आई एम नॉट आस्किंग एनी अदर क्वेश्चन ऑफ माई ओन। ये आपके ट्वीट से निकले हुए शब्द है और उसी के शब्द से जनरेट हुए ये सवाल है। कल आपने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया, आज आप पाकिस्तान के बोलते कि हम नहीं, मतलब हमारे मीडिया में तो दिखा है पाकिस्तान मुंह पे गिरा। पाकिस्तान काय को मुंह पे गिरेगा? पाकिस्तान क्यों मुंह पे गिरेगा? मुंह पे तो भारत गिर गया। कोई पाकिस्तान की बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन वस्तुस्थिति भी तो ध्यान रखना चाहिए। आप पूरा ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात कर रहे हो। पाकिस्तान को तुमने कहा कि निगोशिएट करो, पाकिस्तान ने निगोशिएट किया, उनने 10 पॉइंट दिए, पाकिस्तान ने आगे दिया। आपने कहा कि सीज फायर करता हो, पाकिस्तान ने कहा वेल एंड गुड। पाकिस्तान ने लेबनान काल में नहीं कहा था, पाकिस्तान ने लेबनान रिटर्न में कहा था। अब दिखाई देते हैं, हम दिखा देते हैं। उसी ट्वीट को आपने रीट्वीट किया, तो आपने उसमें से लेबनान निकालना था। वही कर रहे हैं। आप रीट्वीट करते हो तो मतलब क्या है? आप उसको एंडोर्स करते हो। एग्जैक्टली आपका एंडोर्समेंट था लेबनान लिखा हुआ। अगर लेबनान के बजाय ऑल एरियाज होता, ऑल कंट्रीज होता, तो भी ग्रे एरिया रहता बचने के लिए। कल भी उन्होंने कहा कोई ग्रे एरिया नहीं। रीट्वीट में आप ये कहते हैं कि आई एम रीट्वीटिंग इट एक्सेप्ट लेबनान। हाँ, आप एंडोर्स किए हो। ये मक्कारी की पराकाष्ठा है। पूरी दुनिया को चाहिए आज ईरान छोड़े, इस अमेरिका और इजराइल का इलाज करने की जरूरत है। जब लाइए शहबाज शरीफ वाला ट्वीट दिखा दीजिए, वो ट्वीट दिखाई दीजिए, ताकि बिल्कुल सामने एकदम स्पष्ट हो जाए कि क्या था। और इस यही ट्वीट एंडोर्स किया है, with the greatest humility I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America along with their allies, मतलब ये दोनों अपने अपने सहयोगियों के साथ have agreed to an immediate ceasefire, सहमत हुए हैं तत्काल सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए। एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान, हर जगह लेबनान समेत, मतलब लेबनान समेत हर जगह पर तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम लागू करने के लिए अमेरिका और ईरान अपने सहयोगियों के साथ सहमत हो गए हैं। एंड एल्सवेयर लेबनान, इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर, लेबनान और उसके अलावा भी अगर कहीं पर युद्ध का प्रभाव है, युद्ध का क्षेत्र विस्तार वो एल्सवेयर ईरान के लिए भी है कि जितने भी अमेरिकन बेसेस अलग अलग कंट्रीज में है, वहां पर भी। हाँ, एकदम इफेक्टिव इमीडिएटली। यह भी नहीं है कि ये 5 घंटे, कई बार होता है ना 24 घंटे बाद ये सीज फायर इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव इमीडिएटली। I warmly welcome the sagacious gesture and extend deepest gratitude to the leadership of both the countries and invite their delegations to Islamabad on Friday, 10th April 2026 to further negotiate for a conclusive agreement to settle all disputes. Both parties have displayed remarkable wisdom and understanding
and have remained constructively engaged in furthering the cause of peace and stability. We earnestly hope that the Islamabad talks succeed in achieving sustainable peace and wish to share more good news in coming days. इसमें इतना साफ लिखा है और यही ट्वीट रिट्वीट करके व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति इस एग्रीमेंट पर मुहर लगा रहे हैं। अब जरा वो आज तक वाली ब्रेकिंग जरा दिखा दीजिए, जेडी वांस दिखाइए। और उसने भी कहा है, इसने ट्रंप ने भी, सीज फायर लेबनान के लिए नहीं, ईरान से समझने में हुई गलती। यानी ये ट्रंप नहीं, ये सारे के सारे मक्कार हैं, ये मक्कारों की फौज है। इसमें ईरान से समझ नहीं पाते क्यों ये ईरान नहीं लिखा था भाऊ। हमारे यहाँ तो 2 कव्वाल गाते और बाकी ताली बजाते हैं, उसके यहाँ तो एक ही गाता है और बाकी सब ताली बजाते हैं। तो ये ट्वीट ही आपने डिसऑन करना था पहले। हाँ, इस ट्वीट को रीट्वीट करके आप एंडोर्स करते हो और बाद में बोलते हो कि लेबनान है नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ईरान से समझने में पाकिस्तान को निगोशिएटर किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया, जो ईरान ने एंडोर्स किया। पाकिस्तान को निगोशिएशन, यदि पाकिस्तान निगोशिएशन क्यों करता, कोई भी कंट्री क्यों करेगा? कल लंका कहेगा आजा आजा मेरे यहाँ आजा, मैं बात करवाता हूँ, क्यों आएंगे तुम्हारे पास? कोई भी उठ के आएगा? दुनिया में 300 कंट्रीज है, 500 कंट्रीज है, सभी बुलाएंगे आ जाओ मेरे यहाँ आ जाओ। क्या ये क्या न्योता है क्या खाने का? दाल बाफले की पार्टी है या कोई होली की पार्टी है, खिचड़ी है संक्रांत की? ये निगोशिएशन कौन करेगा, किसके साथ संबंध है, वो निगोशिएशन करने के लिए आपने धन्यवाद दिया। वो ट्वीट ये भी कहता है कि बहुत अच्छी पॉजिटिव बातचीत हुई है, इसके आगे करने के लिए इस्लामाबाद टॉक्स है। इसका मतलब कोई बात हो रही होगी। तो आप बोलते कि कोई बातें कोई नहीं हुई, पहली बार पाकिस्तान ने बुलाया, जाके देखते हैं क्या हुआ, ये बोलते आपने उसको रीट्वीट करके पूरा का पूरा टेक्स्ट आपने एंडोर्स किया है। यू हैव एक्सेप्टेड इट एंड एग्रीड इट। ईरान ने कंफ्यूजन नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग ईरान में नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाइट हाउस में कंफ्यूजन है। व्हाइट हाउस में जूता पड़ा इजराइल से, व्हाइट हाउस औकात में आ गया। सारा खेल ये है, क्योंकि इजराइल ने सबसे पहले कहा कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ डील। ये इजराइल के तरफ से बाकायदा अंग्रेजी में आया था। उसके बाद ये सब चालू हो गया, उसके पहले क्यों नहीं आया? आप टाइमलाइन देखिए, कब इजराइल ने बोला, कब ये ट्वीट आया, कब उसने एंडोर्स किया, और इसके बाद इतना टाइम लग गया उनको। इजराइल ने तो कल ही बोल दिया कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, और लेबनान पे हमले भी जारी किए। आपको इतना टाइम क्यों लग गया? मजाक बना के रखा है। हमने कल भी कहा था शेयर मार्केट उछला है, लेकिन अभी इस पे इंतजार करना होगा। हमने वेलकम किया, हमने तो कहा था कि भाई हम भी चाहते कि शांति हो, 2 सप्ताह का ये परमानेंट सीज फायर हो जाए। लेकिन हमने तब भी डाउट किया था कि सामने पागल है। पागल नहीं, मक्कार है ये, मक्कार है। पागल मक्कार, इसके तो कितने शब्द हमने नहीं कहे। कल कम से कम इनके लिए 10 विशेषण लगाए गए और अमेरिका के सांसदों ने लगाए। किसी ने इसको लेबोरेटरी का लायर कहा, किसी ने साइकिक कहा, किसी ने इसको मैड कहा, किसी ने इसको वॉर क्रिमिनल कहा। हमने नहीं कहा। ये क्यों हो रहा है? अब मैं आपको एक सुनवाता हूं, और एक क्लिप सुनवाता हूं, जरा सुनिए क्लिप, फिर परिचय देते हैं। पहले क्लिप सुनिए। Israel is your client state. This is like taking orders from your housekeeper, which you would never do. Why would you do that if you had self-respect? So the first thing you would do if you were sitting down to come to terms with your opponent, this big country, Iran, that you haven't been able to beat militarily, would be to tell Israel, hey, we're suing for peace. We're going to get this done. You knock it off. But the U.S. didn't do that. This administration did not do that. In fact, apparently, according to the Israelis, they never even consulted Benjamin Netanyahu. They did not tell him that we were right on the cusp of ceasefire talks. Why? Because they were worried that he would do what he did with Operation Eternal Darkness, Operation Hell, and scuttle the whole thing by doing something crazy like bombing apartment buildings in Beirut, Lebanon.
So apparently, getting Israel under control so the United States could save its economy and the lives of its troops was not even on the table. Like, the one thing we know we're not going to do is tell the Israelis to behave. And that's why there is, in practical terms, in effect, if not name, no ceasefire right now. The one that everybody in the United States desperately wants. So the question is, and it is the question, unfortunately, why can't the United States get its proxy, its client state, effectively its employee, Israel, under control? Why is that the one thing that's never on the table? That's the question. It's the question that Joe Kent, one of the top U.S. intel officials, asked when he resigned a few weeks ago. We got into this war at the urging of another country, Israel. The war did not go well. Now we can't get out of the war because of the behavior of that same country, Israel. Why? Why can't this president or any president say no to Israel? And we have a right to know why. It's not just because we love Israel and it's the only democracy in the Middle East. And if it is, then our leaders are dumber than we thought they were. But it's probably not that. Because they understand perfectly well how bad this is for the U.S. And there are, believe it or not, a lot of people in the White House who care about the United States. ये परिचय अब बता दें, ये हैं, नाम है इनका टकर कार्लसन। टकर कार्लसन ये अमेरिका के रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता और टिप्पणीकार हैं। 2023 से टकर ऑन एक्स और द टकर कार्लसन शो की मेजबानी करते हैं, मतलब प्रेजेंटर हैं ये। इससे लोगों को लगेगा कि 2023 से एक्स पर आ गया, जैसे हमारे यहाँ बहुत लोग हैं एक्स पर आकर के बोलने लगा। नहीं, 2016 से 23 पर फॉक्स न्यूज पर रात का जो प्राइम टाइम का पॉलिटिकल शो था, टकर कार्लसन टुनाइट की मेजबानी किए। ये टकर कार्लसन टुनाइट नाम से 2016 से 23 प्राइम टाइम में पॉलिटिकल शो इनका आता था इनके नाम से। जिस फॉक्स का प्रेजेंटर आज डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है, वॉर मिनिस्टर वहां पर अब कहते हैं उसको, वॉर मिनिस्टर पीट हेगसेथ, वैसे ही फॉक्स के प्रेजेंटर रहे हैं प्राइम टाइम के नंबर 1 शो का पॉलिटिकल शो प्रेजेंटर। ये क्या क्या नहीं बोले हैं। इन्होंने कहा कि दिस इज लाइक टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम योर हाउस कीपर विच यू वुड नेवर डू। व्हाई कैन नॉट यूनाइटेड स्टेट्स गेट its proxy, its client state under control, proxy client। और ये एक जगह एम्प्लॉय बोला, एक जगह एम्प्लॉय बोला। और एक लाइन और बता दूं इनका परिचय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कार्लसन को ट्रंपवाद के एक प्रमुख समर्थक और दक्षिणपंथी मीडिया में एक प्रभावशाली आवाज के रूप में जाना जाता है। ये इसलिए बताए भाऊ कि बहुत को ऐसा लगे कि हो सकता है ट्रंप का विरोधी हो, कोई कमला हारिस और इस वाला आदमी हो। ये ट्रंपवाद का प्रमुख समर्थक और दक्षिणपंथी, ये राइट विंगर्स का बहुत प्रभावशाली आवाज इसको कहा जाता है कार्लसन को। वो ये बात कह रहा है, जरा बताइए क्या कह रहा है। कम से कम लोगों को उसने ये कहा कि भाई ये हमारा एम्प्लॉई है, ये हमारा प्रॉक्सी है। ठीक है, मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि एक डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, वो अपने लिमिट तक है। उसके कहने पे हमको इस युद्ध में झोंका गया है। यदि उसके कहने पे हम इस युद्ध में झोंके गए हैं और वो युद्ध ठीक नहीं रहा हमारे लिए, हम उसमें से वापस आते हैं तो हमको उसको बोलना पड़ेगा कि रुक, अब हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं और तू चुप रहेगा। हम उसके कंट्रोल में कैसे है? क्या हाउसकीपर घर का मालिक हो जाता है? क्यों इजराइल हमको दिक्कत करता है? अब कार्लसन साहब को कौन बताए? वो भी मालूम है, लेकिन उनका प्रेम है ट्रंप के प्रति, या इसलिए नहीं बोल रहे होंगे, थोड़ा बचा के चले। व्हाइट हाउस कौन चलाता है? नेतन्याहू चलाता है। क्या इप्स्टेन की कुछ फाइलें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बंदर जैसा नाचने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है? और मजबूरी कितनी घनघोर हो सकती है कि सीज फायर करके, बधाई देके, अपना आप तारीफ करवा के दूसरे दिन आप फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए और ये सीज फायर खत्म। आशीष जी, हॉर्मुज खुलेगा नहीं,
जो लेबनान पे कहर बचा है अभी, जो मारे गए हैं लोग इतने भारी तादाद में, और मारे गए ये सिविलियंस है, आतंकी नहीं है। हाँ। उसका रिटेलिएशन ईरान करेगा। तो फिर युद्धबंदी कहा, मैंने कल से कह रहा था, मैंने कल भी इस युद्ध में कहा था, जब कल के सारे प्रोग्राम में मैं बार बार कह रहा था कि ये सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में है, इजराइल इससे अलग रहेगा, क्योंकि इजराइल चाहता नहीं युद्ध बंद हो जाए किसी भी हालत में। इजराइल चाहता है कि सारे विश्व के लोग महंगाई के चलते, तेल की कीमतों के चलते, सब इजराइल का साथ देके परमानेंट खत्म करें इनको, ताकि वो ग्रेटर इजराइल बनाए सारे मिडिल ईस्ट के देशों को मिला के। ये उसकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन ये विश्व का इतिहास रहा है, जब से अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी आई है, लोकतंत्र आया है, कहीं बहुत अच्छा आया है, कहीं थोड़ा कमजोर आया है, लेकिन लोकतंत्र नाम के जहां जहां हो रहा है, और जब पूरा दुनिया एक विलेज, ग्लोबल विलेज के हिसाब से काम कर रहा है, तो कोई भी किसी के विस्तारवाद नीति को साथ नहीं देगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो विस्तारवाद हो गया, उसके बाद कोई विस्तारवाद नहीं होगा। नहीं तो एक ग्रीनलैंड के लिए नाटो से लेकर यूरोपियन यूनियन तक अमेरिका की अवहेलना नहीं करते। उसी विस्तारवाद के तहत ताइवान पे कब्जा करने नहीं दे रहे, भले वो उनका हो, लेकिन फिर भी उसको विस्तारवाद मानते हैं दुनिया। जब ये सारे पैरामीटर से दुनिया एक जियोपॉलिटिकली अपने एक लाइन पे चल रही है, आप ईरान को डर देके, और वो भी झूठा डर देके कि ये अभी बम बनाएगा, अगले महीने बन रहा है, 5 महीने में बन रहा है, ऐसा करके 5 साल निकालिए, 5 साल के स्टेटमेंट ब्लैक दिखाइए इजराइल के। अरे 20 साल से 5 साल, 20 साल का मैंने एक बार दिखाया था। मैं 20 साल मैं तो पिछले 5 साल की भी बात करूं तो हर तीसरे दिन बता दे कि बम बन रहा है। उनका बम बनना और हमारे देश में घुसपैठिया, ये दो कॉमन हो गए। हर राज्य में घुसपैठिया। 20 साल पहले भी उसने बोला था, जो है नेतन्याहू ने, कि 30 दिन में वो बम बना लेगा। मैंने 20 साल का पैटर्न दिखाया था, वो बार बार 20 साल से उसका 1 महीना नहीं पूरा हो रहा है। और जो अभी कार्लसन ने जो केंट का नाम लिया ना, कि जो केंट ने कल ही चेतावनी दी थी, और उन्होंने इस्तीफा दिया था। आतंकवाद विरोधी जो उनका दफ्तर था, उसके डायरेक्टर थे। लाइए जरा सुनवा दीजिए, जो केंट को सुनवाइए। सुनिए, जो केंट ने कल ही कहा था कि इस इजराइल पे काबू पाओ, नहीं तो ये अमेरिका के लिए घातक होगा। सुनवाइए जरा। Great news this evening that there's been a 2-week ceasefire agreed upon tentatively between us and the Iranians. It's unconfirmed yet if the Iranians have accepted this deal as well, but I hope that they have. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. So we have to keep that in mind. It's very good news we took this ceasefire. We have to understand that there is no military solution to the conflict right now. Basically, every action militarily that we've taken has only strengthened the regime, and it's done a lot to destabilize the entire
region and to take away the security and safety of the free commerce of all of the energy and oil and natural gas that flows out of the region through the Strait of Hormuz. So we have to keep our main objective in mind. It's getting that lasting peace, and we will be the more powerful nation for providing that lasting peace and stability. We will not gain a more powerful position by continuing to escalate the conflict or continuing to strike Iran. In order for us to achieve this goal that we have of bringing about a lasting peace, keeping the Strait of Hormuz open, we have to restrain the Israelis. We have to keep that in mind. So I continue to pray for peace, pray for President Trump, pray for him to have clarity, pray for successful peace negotiations, pray for our men and women downrange in harm's way. Thank you. God bless. Israel can spoil any attempt of peace. वो कल ही उसने बता दिया था, हो गया। Sabotage this ceasefire deal. Israel will attempt to sabotage this ceasefire deal. ये जो केंट हैं, CIA का टॉप अफसर रहा, एंटी टेररिस्ट, सारी दुनिया इजराइल को ब्लेम कर रही है। सारे उनके पॉलिटिकल पार्टी के, उसके खुद के पार्टी के, ट्रम्प के रिपब्लिकन्स ऐसा बोल रहे हैं, उसके मित्र देश ऐसा बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, नाटो बोल रहा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी फिल्में पड़ी है वहां पे। ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, बस वो बचाने के लिए एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या, जो लोग इजराइल के गोद में बैठ के नाच रहे हैं इस समय, चाहे फिर हम भारत क्यों नहीं हो, वो सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एप्स्टीन में अटके हुए हैं और ये ब्लैकमेल्ड हो रहे हैं। नहीं तो इजराइल की इतनी औकात नहीं कि अमेरिका ने सीज फायर करने के बाद उसको वायलेट करे। आज अमेरिका वहां से चला जाए, इजराइल समाप्त होने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन उसको पता है कि जाने नहीं देंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे, उसको मालूम है। देखिए, बहुत एप्स्टीन ये एक आदमी नहीं था, एप्स्टीन ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसमें बहुत प्यार से खेल हुए हैं। और यदि कोई महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रखने वाला व्यक्ति सत्ता में बैठे किसी भी देश में, तो फिर विष कन्याओं का उपयोग होता है। फर्क इतना है कि एप्स्टीन के आइलैंड पे विष कन्या नहीं थी, ये विष पुरुष बन के गए थे। यही सब जो भी एप्स्टीन के फाइल में है वो विष पुरुष है, क्योंकि उन्होंने बच्चों का शोषण किया। पुरी साहब तो कहते हैं कि मैं तो जानता नहीं हूं, सिर्फ टेलीपैथी के संबंध थे उनके, पुरी साहब के, हमारे। लेकिन अभी हो सकता है कि कोई इजराइल से ऐसी फिल्में निकले जिसमें पुरी साहब का भी कुछ खेल हो, उसमें बाकी लोगों का भी खेल हो। कुछ पता नहीं क्या क्या होगा अभी। खैर, अभी हमको इजाजत दीजिए। 24 घंटे भी चैन से दुनिया को नहीं रहने दिया ये नेतन्याहू। ये इसीलिए दुनिया का घोषित अपराधी है, ऐसे थोड़ा घोषित अपराधी, इसीलिए घोषित अपराधी है। अब पता नहीं कब रुकेगा और कहाँ रुकेगा। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।